हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है और उत्पाद अभिकारक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। और आज जानेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। तो उसको हमने आपको वहाँ तक छोड़ दिया था और इस क्लास में हम चालू करेंगे कि रासायनिक संतुलित समीकरण क्या कहलाता है और कैसे किया जाता है, ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। यहाँ पे ऐसा था जी, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके जवाब में लिखेंगे क्या चीज कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें लिखेंगे क्या कि वह रासायनिक समीकरण ठीक ना। देखिए जी, इसमें कह रहेगा कि वह रासायनिक समीकरण कोई भी हो, मतलब वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान होती है, फिर एक समान होती है, बात बराबर है, समान होती है, वह संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे कि कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी तत्वों को मिलाकर के हम बना दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिए हम कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाता है जी, तो जल बनाता है। क्या बनाता है? तो जल बनाता है, ठीक ना, जल बनाता है। यानी कि देख रहे हैं संतुलित समीकरण कहने का मतलब कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, तो अभिकारक क्या कहलाता है हमने पिछले वीडियो में बता दिया आपको, आप जाकर के देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अभिकारक होता है जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद कहलाता है जो अभिक्रिया के बाद बनता है। तो अभिकारक कहलाएगा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उत्पाद कहलाएगा ये जल, ठीक है ना। तो जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु भार समान होती है, तो हम देख रहे हैं कहा कि अभिकारक में हाइड्रोजन 2 होगा और उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना। में अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है और अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है, तो ये बराबर नहीं है। जिसमें कह रहा है कि अभिकारक भी बराबर हो जाए और उत्पाद भी बराबर हो जाए, तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया और ऑक्सीजन इधर में 1 हो गया, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 से गुना मारेंगे। सबसे पहले ऐसे देखिए, कोई भी तत्व हो गया उसको सबसे पहले कोष्ठ में घेर लीजिए, आप कोष्ठ में घेर दीजिए, ठीक है ना, कोष्ठ में घेर दिए। तो कोष्ठ में घेरेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे सब 2 लगाएंगे हम। क्या करेंगे हो कि यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 से गुना मार दिए। जब 2 से गुना मारे हम तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 एकम 2,
ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अगर कोष्ठ के अंदर ये दोनों तत्व है तो गुना दोनों से होगा, एक से नहीं होगा। तो हाइड्रोजन से भी गुना हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पहले से 2 है और 2 से गुना कर, 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। और हाइड्रोजन इस तरफ में क्या है, 2 है, तो इधर भी क्या करेंगे हम, 2 से गुना मार देंगे। तो हाइड्रोजन 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि 4H, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन को हो गया 2 और इधर में देखें तो 4H और O का हो गया तो 2 हो गया, यही ना हो जी। यानी कि हाइड्रोजन 4 आप इधर प्लस कर देते हैं, प्लस में ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी प्लस में ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये बराबर हो गया हमारा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन का बनाएगा, MgO बनाएगा। चूंकि ये है गैस और जितने भी गैस होते हैं तत्वों में वो द्विक परमाणु होते हैं, डबल परमाणु वाला होता है। ऑक्सीजन अगर कभी भी सिंगल रूप में देखिएगा तो अकेले देखेगा, यहाँ पर 2 देखेगा। हाइड्रोजन अगर किसी भी रूप में अब सिंगल रूप में देखेगा तो 2 देखिएगा। किसी यौगिक के साथ रहेगा तभी ये सिंगल पाया जाएगा, अन्यथा अगर ये अकेला रहेगा तो तत्व ग्रुप में रहेगा। और तत्व जो होते हैं गैस वाला वो द्विक परमाणु होता है, डबल परमाणु वाला होता है, समझे ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 हो गया। इधर हम मैग्नीशियम क्या बनाया, देख रहे हैं, क्या करेंगे जी, गुना मार देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठ को घेर देंगे, कोष्ठ को घेर दिए, तत्वों को कोष्ठ को घेर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम एक बराबर है, उत्पाद भी अभिकारक बराबर, उत्पाद भी बराबर, मैग्नीशियम बराबर हो गया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, ये बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 से गुना मारेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा हमें ना। तो मैग्नीशियम 2 एकम 2, मैग्नीशियम 1 है ना जी, मैग्नीशियम 1 इधर, तो 1 में और 2 से गुना हो तो क्या हो जाएगा, 2 Mg हो जाएगा। और इधर में क्या है, 1 बा, इधर से क्या करेंगे हम, इधर 2 से गुना मार देंगे, ठीक है, 2 से गुना मार देंगे तो 2 Mg क्या हो जाएगा, ये भी 2 Mg, यानी कि 2 Mg प्लस में ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 Mg प्लस में ऑक्सीजन भी कब हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 2 ऑक्सीजन 2 बन गया, तो ये बराबर हो गया, समझे ना। इसको कहते हैं संतुलित समीकरण, जिसमें उत्पाद की और अभिकारक की संख्या दोनों तरफ बराबर होने चाहिए परमाणुओं का, ठीक ना। तत्वों का परमाणु संख्या समान होती है। मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया, उत्पाद भी और अभिकारक भी, उत्पाद भी, ठीक ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 अभिकारक में हाइड्रोजन 4 उत्पाद में हाइड्रोजन 4 अभिकारक में है ऑक्सीजन 2 उत्पाद में ऑक्सीजन 2, ये बराबर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा है असंतुलित समीकरण। इसमें लिखेंगे परिभाषा में सेम टू सेम लिखना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करना है, नहीं होती है बस लगा देना, ठीक ना। पूरा परिभाषा में रहेगा वह रासायनिक
ठीक है ना जी। देखिएगा इसमें कह रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होता है। जैसे वही एग्जाम्पल लेंगे फिर से हम, H2 प्लस में O2, ई का बनाएगा H2O बनाएगा, ई का बनाएगा जी H2O बनाएगा। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन दूगो ऑक्सीजन दूगो ऑक्सीजन एगो है, ऑक्सीजन इस तरफ में एगो है। तो जिसमें बराबर नहीं होता है परमाणु की संख्या, जिसमें बराबर नहीं होता है वो असंतुलित समीकरण कहलाता है, और जिसमें बराबर हो जाता है वो संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये समीकरण कैसा है हमारा, तो असंतुलित, लिखेंगे असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ठीक है ना, असंतुलित समीकरण, जिसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें है ये समीकरण को देखते हैं जरा। सोडियम एगो ऑक्सीजन एगो, हाइड्रोजन दूगो एगो 3 गो हो जा रहा है इधर। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है हमारा, तो ये भी समीकरण कैसा है, असंतुलित है। ये भी समीकरण असंतुलित है। ठीक है ना। ये भी समीकरण कैसा है जी, तो असंतुलित समीकरण है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कि हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना। आपके सवाल में, आपके एग्जाम सेंटर पर एक सवाल और करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, अगर है तो क्यों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को, क्वेश्चन को लिखेंगे किसी भी समझे जी। कह रहा है सवाल में कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्यों, आखिर समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। आंसर में लिखेंगे, जवाब में हम जब लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के
समझते हैं सर कह रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन ये है भाई कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, अगर आवश्यक है तो क्यों है। तो लिखेंगे जवाब में कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन करने के लिए, पालन करने करंतु होगा जी, पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जैसे जैसे कि हम बात करें कि 1000 लीटर ले लिए पानी, क्या ले लिए जी, पानी ले लिए, प्लस में 200 ग्राम चीनी ले लिए। समझिएगा ध्यान से कि 1000 ग्राम पानी ले लिए, लीटर नहीं जी, ग्राम, 1000 ग्राम पानी ले लिए और 200 ग्राम, ठीक ना, 200 ग्राम चीनी ले लिए। अब इन दोनों को जब हम घोलेंगे तो कितना होना चाहिए, 1200 ग्राम ना, क्योंकि 1000 ग्राम जल है और 200 ग्राम क्या है, चीनी है, तो कुल मिला कितना होना चाहिए, 1200 ग्राम। कितना, 1200 ग्राम होना चाहिए। ऐसी बात ना है कि अगर चीनी डाल दी तो चीनी तो पानी में घुल गया तो चीनी का वजन है खत्म, चीनी का वजन है खत्म और पानी रहेगा 1000 ग्राम, ऐसा नहीं होता है। 1000 ग्राम पानी और 200 ग्राम चीनी, जब इन दोनों को घोलेंगे तो घोल उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही घेरेगा और लेकिन वजन बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी रासायनिक हाँ, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ना ही निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। कहने का मतलब चीनी ना गायब होगा और चीनी बढ़ के बेसी भी नहीं हो जाएगा, 200 ग्राम ही चीनी रहेगा, यानी कि बढ़ के 400 ग्राम नहीं होगा, निर्माण नहीं हो जाएगा और ना ही विनाश हो जाएगा। यानी कि 200 ग्राम चीनी है तो घट के 100 ग्राम हो गया, फिर चीनी की मात्रा ही खत्म हो गई, पानी में घुल के तो चीनी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान बरकरार रहता है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत को पालन करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।